हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट में सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एनिमल्स है वो भी अपने आप को बचाने के लिए एसिड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, एज एन अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, एज प्रोटेक्टर की तरह जो है एसिड का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं, मैनी एनिमल्स एंड प्लांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड एंड बेसेस इनटू देयर स्किन, ठीक है। चलिए, तो एसिड और बेस दोनों रिलीज करते हैं एनिमल भी, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। When a honey bee sitting a person, it inject an acidic liquid methanoic acid to the skin। अच्छा, ये पूछा जाता है ना कि कौन सा एनिमल कौन सा लिक्विड सिक्रीट करता है अपने अंदर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो हनी बी है वो मिथेनोइक एसिड को रिलीज करती है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखने की बात समझना, जैसे अगर कोई एनिमल, आप देखिए एनिमल कोई भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास एसिड ही हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ एनिमल अपने पास से एसिड रिलीज करेंगे और कुछ बेस रिलीज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि एनिमल, कुछ प्लांट भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एसिड या बेस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एसिड का यूज़ कर रहा है, जैसे यहाँ पर हमने हनी बी देखा है ना, हनी बी क्या कर रही है, अपने आप को बचाने के लिए डंक मारती है वो, है ना, और एसिड रिलीज करती है स्किन में, जिससे बहुत हाईली इरिटेशन और पेन होता है और स्वेलिंग भी आती है। तो ये एसिड है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी बेस का यूज करेंगे। जैसे हमने एंटासिड में देखा था, एंटासिड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया। तो एंटासिड हम यूज कर रहे थे HCl को ट्रीट करने के लिए। कैसे कर रहे थे ट्रीट, तो एंटासिड क्या है, एक तरीके का बेस है। तो एसिडिटी से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं, ताकि न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म हो जाए। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, अगर एसिड रिलीज कर रहा है कोई एनिमल या प्लांट, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम किसी बेस का यूज करेंगे। अगर बेस रिलीज कर रहा है कोई एनिमल या प्लांट, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एसिड का यूज करेंगे, ताकि न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म हो सके। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई एसिड है तो उसका ट्रीटमेंट एसिड से ही करेंगे, तो इससे जो है प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। समझ में आया? चलिए, व्हेन एन हनी बी सीटिंग ऑन अ पर्सन, इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड मिथेनोइक एसिड टू द स्किन। इसको, ये जो मिथेनोइक एसिड है, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ये देखिए, यहाँ पर इसका डायग्राम दे रखा है, ये हनी बी है, ये डंक मारती है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। और क्या रिलीज करती है अपने डंक में से, तो वो रिलीज करती है मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो इसके लिए हमको किसी अल्कलाइन लिक्विड का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हो जाता है, जो स्किन है वो थोड़ी सी स्वेल अप हो जाती है ना। तो हमको क्या करना है, इसके लिए हमको तुरंत इस पे बेकिंग सोडा लगाना है। बेकिंग सोडा क्या है, बेस है, तो इससे क्या होता है, तुरंत स्किन पे रिलीफ मिलता है, ठीक। एज एन एंट सिटिंग एन एंट्स स्टिंग इंजेक्शन मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ अ पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन। अच्छा, जो एंट है यानी कि जो चींटियां हैं, ये देखिए चींटियां, ये भी क्या करती है, जो है एक डंक जो है वो मारती है, और उस डंक में जो है रिलीज होता है मिथेनोइक एसिड, जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हनी बी भी मिथेनोइक एसिड रिलीज कर रही है, और एंट यानी कि चींटी भी यही चीज रिलीज करती है। इसके लिए डॉग प्लांट की लीव का यूज किया जाता है। डॉग प्लांट की जो लीव है वो बेसिक नेचर की होती है, इसलिए सिटिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। अच्छा, ये जो प्लांट है इसका नाम है ना, ये क्या है, नेटल लीव्स। तो इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो जो नेटल लीव्स है, ये जो प्लांट है, इसकी जो लीव्स है, इसके अंदर अगर आप इसको छूते हैं, इसको बिछुआ बोलते हैं शायद हिंदी में, नेटल लीव्स, बिछुआ की पत्तियां। तो ये भी अपने अंदर से मिथेनोइक एसिड को रिलीज करती है। तो इसके लिए भी आपको डॉग प्लांट का यूज करना पड़ेगा। ये है डॉग प्लांट, ठीक है। इसकी लीव्स ऐसी छोटी सी होती है, और इसको आप जब रब करते हो उस एरिया पे, तो आपको रिलैक्स मिलता है, ठीक है, रिलीफ मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्ट, साल नहीं, सॉल्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। ध्यान रखिएगा, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, वीक बेस, ठीक है। तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिया है हमने। इसका जो पीएच है वो <7 होगा, बिल्कुल, क्योंकि हम एसिडिक सॉल्ट की बात करें और एसिड का पीएच <7 होगा, ठीक। तो ये किससे बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से, इसका पीएच 7 से कम होगा। बेसिक सॉल्ट क्या होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट, बेसिक सॉल्ट जो है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनेगा। यहाँ पर एसिड कैसा हो जाएगा, वीक एसिड, और बेस कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग
बेस, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। इसका जो पीएच है, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है तो इसका जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 रहेगा। चलिए, इसके बाद में न्यूट्रल सॉल्ट, तो न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म होगा और जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इसका पीएच इक्वल टू 7 रहेगा। ठीक है, तो एसिडिक जो सॉल्ट है उसका पीएच लेस देन 7 रहेगा, लेस देन 7, बेसिक का मोर देन 7 और न्यूट्रल का इक्वल टू 7। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉक सॉल्ट क्या होता है, तो डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, ये बहुत सी जगह पर मिल जाएगा आपको इजीली अर्थ पे। दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्यूरिटीज। ये जो आपको दिख रहा है रॉक सॉल्ट के, ये जो कलर है ब्राउन कलर है, ये इम्प्यूरिटीज के कारण होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में एसिड बेस एंड सॉल्ट। ब्लीचिंग पाउडर देखना है, उसका यूज देखना है, बेकिंग सोडा देखना है और उसका यूज देखना है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। मतलब क्या होता है, जब NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaCl को ब्रेक डाउन करते हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो उससे हमको क्लोरीन मिलता है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा है, द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर। इसी क्लोरीन गैस का यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। मतलब जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ड्राई स्लैग्ड लाइम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ में कराते हो तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये रिएक्शन देख लीजिए, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका स्लैग्ड लाइम, उसका रिएक्शन जब आप क्लोरीन से कर रहे हो तो आपको मिल रहा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaO Cl2 + H2O। ठीक है, चलिए अब है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, तो ये देखिए लॉन्ड्री वगैरह में कपड़ों को क्लीन करने के लिए इसका मेनली यूज़ किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जाता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर यही लिखा है, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन, कॉटन को साफ करने के लिए। ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग वुड पल्प के लिए इसका यूज़ किया जाता है, पेपर फैक्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, क्लॉथ को धोने के लिए लॉन्ड्री में इसका यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ये कॉमनली यूज होता है किचन में, ताकि जो फूड है, जो पकोड़ा है वो क्रिस्पी बन सके। ठीक है, बेकरी में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है और इसके लिए भी यूज़ किया जाता है ताकि जो कुकिंग है वो फास्ट हो सके। ठीक है, इसके बाद में क्या है, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaHCO3, नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोल सकते हैं। इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। हाँ बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड का यूज करके हम इसको बनाते हैं। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सबको जब हम मिक्स करते हैं, इनका रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और सोडियम बाई कार्बोनेट भी इंपॉर्टेंट है। ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, तो ये जो हमारा बेकिंग सोडा बन गया है, अगर आप इसको और ज़्यादा हीट करते हो तो आपको वॉशिंग सोडा मिलता है। तो ये देखिए, ये है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है वॉशिंग सोडा, वाटर और CO2। ठीक है, चलिए एसिड बेस एंड सॉल्ट। वॉशिंग सोडा का क्या यूज़ है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। केमिकल फॉर्मूला क्या है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3.H2। अच्छा, ये जितने भी मैं आपको नाम बता रही हूँ, जैसे अभी हमने देखा बेकिंग सोडा, अब हम देख रहे हैं वॉशिंग सोडा, फिर हम देखेंगे जिप्सम, फिर हम देखेंगे कॉपर सल्फेट जिसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। इन सब के फॉर्मूले MCQs में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिकली जो वाटर की क्वांटिटी है वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको ये जो क्वांटिटी है वो चेंज करके दे देते हैं, जिसकी वजह से आप आंसर गलत कर देते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3 और .10H2O। इसके बाद में इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कर रहे हैं हम। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद में देखिए, ये जो सोडियम कार्बोनेट है उसका रिएक्शन जब आप वाटर के साथ में करा रहे हो तब जाकर आपको मिल रहा है वॉशिंग सोडा।
समझ में आई बात? देखिए क्या था, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट किया तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और आपका बनेगा सोडियम कार्बन। इसी सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ में कराएंगे तो हमको मिलेगा हमको मिलेगा क्या, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलिए। और ये कैसा है, हाइड्रेटेड है ना, वाटर मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो मतलब कैसा है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट हम इसको बोल सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट ये भी है लेकिन ये एनहाइड्रस है, इसमें वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ये हाइड्रेटेड है ना, इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसको वॉशिंग सोडा बोलेंगे। मतलब वॉशिंग सोडा वो होगा जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है, तो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सोप, उसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज। अच्छा, डायग्राम भी देखते जाइए आप। तो ग्लासेस को बनाने के लिए, सोप को बनाने के लिए और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपोनेंट सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ये यूज किया जाता है बहुत सी चीजों में। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन क्लीनिंग एजेंट फॉर अ डोमेस्टिक पर्पज। ज़्यादातर जो क्लोरीन का यूज है ना, या ये जो सोडियम कार्बोनेट का जो यूज है, तो क्लोरीन का भी यूज मेनली वो उसी में किया जा रहा था, वॉशिंग वाली एरिया में, है ना, ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है और वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए किया जाता है, तो क्लीनिंग वाले पर्पज से उसका यूज किया जाता था। इसका भी वैसे ही सोडियम कार्बोनेट का यूज भी क्लीनिंग के लिए किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज में। ठीक है, तो ये जो देखिए ये सारे आप लोगों ने देखे ही होंगे। ठीक है, इसके बाद में इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर। ठीक है, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। देखिए वाटर क्रिस्टलाइजेशन में देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। मतलब आपके पास में, मैं एग्जांपल बता देती हूँ, ये है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो देखो ये क्या है, वन फॉर्मूला यूनिट, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है, वन है। कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी कितनी है, वन है। तो ये क्या है, सॉल्ट है ना, कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। अब इसमें क्या लिखा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या होंगे, आकर कनेक्ट होंगे, उसी को बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको अभी अपन देखते हैं आगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया, देखिए कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट मैंने लिखा, ये कैसा है, एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो जब कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कंडीशन में होता है ना, तो ये व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जैसे ही कॉपर सल्फेट में 5H2O के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो ये व्हाइट कलर से कन्वर्ट होकर हो जाता है ब्लू कलर में, इसलिए इसको ब्लू विट्रोल कहा जाता है। ठीक है, आई बस समझ में। और ये हो जाता है अब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्या था, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यहाँ पर क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आ गए इसलिए हम उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रा जो वर्ड है वो वाटर को ही इंडिकेट करता है, हाइड्रा और एक्वस। ठीक है, तो जब ये एनहाइड्रस फॉर्म में था तो व्हाइट कलर का था, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ गया तो इसका कलर ब्लू हो गया, इसलिए हम इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो बिल्कुल कॉपर सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 5H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके चलिए एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। जिप्सम में भी देख लीजिए, जिप्सम, अच्छा ये दोनों फॉर्मूले में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 है, डॉट 5H2O मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वाटर की क्वांटिटी सब में ध्यान रखिएगा। जबकि जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4, ये Cu है और ये Ca है। इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल है। चलिए आगे बढ़ते, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम। ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब, उस पर हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले हैं। ये कॉपर सल्फेट कैसा वाला कॉपर सल्फेट है, तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। हाइड्रेटेड मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4 डॉट 5H2O, है ना, इसलिए तो ये ब्लू कलर का दिख रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, बर्नर पर इस ट्यूब को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो देखिए क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है कि कुछ फ्यूम्स बाहर निकल रही है। ये जो फ्यूम्स है ये इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या होगा, जब
जैसे ही इसमें से पूरा का पूरा, इस क्रिस्टल्स में से जब पूरा का पूरा वाटर बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा, तो ये जो है ब्लू कलर से कन्वर्ट हो जाएगा वाइट कलर में, क्योंकि इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स अब सारी की सारी रिमूव हो गई, तो जो ब्लू था वो कैसा हो गया, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। वी हीट द क्रिस्टल, दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। ठीक है, ओके। अब देखो हमने क्या किया, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली और फिर से उस व्हाइट वाले में, उस व्हाइट वाले एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में जब हम फिर से वाटर के मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, सॉरी इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो ये फिर से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है, डॉट 5H2O। ठीक है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये बनेगा कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। लेकिन आप क्या करोगे, अगर कॉपर सल्फेट में फिर से वाटर के मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कराओगे तो ये फिर से कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बन जाएगा। ये ब्लू कलर का है और ये व्हाइट कलर का है, विदाउट वाटर व्हाइट कलर, विथ वाटर ब्लू कलर। ठीक है, चलिए, तो इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सब मैंने आपको बता दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखते हैं हम। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब आप जिप्सम को हीट करते हो, जिप्सम का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने, CaSO4 डॉट 2H2O, है ना। तो क्या बोल रहा है कि जब जिप्सम को आप 373 केल्विन पर हीट करते हो तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट मतलब इसके पास जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और इसके पास में जस्ट हाफ वाटर का मॉलिक्यूल बचता है, जस्ट हाफ, मतलब कि 1.5 ये क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और बस आधा ही इसके पास में बचा रहता है। ठीक है, तो बस यही है कि जो कॉपर कैल्शियम सल्फेट जो था, जो जिप्सम था, उसको जब हमने 373 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, तो जब वो अपने वाटर मॉलिक्यूल को, जो कि 2 था, 2 से ही कितना बचा, आधा बचा अब, है ना। तो इससे बनता है आपका क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बेसिकली 2 CaSO4 मॉलिक्यूल आर शेयरिंग 1 H2O मॉलिक्यूल, हिंस ऐसे CaSO4 हाफ H2O इज फॉर्म। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम, इस पॉइंट को समझने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास में जिप्सम दे रखा है, इसको जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस वाटर, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये देखिए, इसने वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और इसके पास में इतना ही वाटर अब बचा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, ये जो आपको मिला है CaSO4 हाफ H2O, वो फिर से अगर आप उसको उतनी ही क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपने लूज करवाई थी, उतनी ही क्वांटिटी जब आप उसको वापस दे देते हो तो फिर से आपको आपका जिप्सम मिल जाता है। तो ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इस तरीके से, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कॉपर सल्फेट की रिवर्सिबल थी वैसे ये भी रिवर्सिबल हो सकती है। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। बिल्कुल, बहुत से लोगों का जब फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो इसी से बना होता है, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। टॉयज को बनाने में इसका यूज किया जाता है, ये देखिए बहुत सारे टॉयज बनाने में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है ना, तो आसानी से बन जाते हैं इससे टॉयज। और डेकोरेशन मटेरियल के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। बिल्कुल, चलिए, तो ये हमारा एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऐसी ही और अच्छी क्लासेस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।